दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना में ये समय है प्राइम टाइम का। तो आज के प्राइम टाइम में आपसे मैं चर्चा करूंगा उन खबरों की जो बहुत सुर्खियों में है। सबसे पहले आपसे हम चर्चा करेंगे हरियाणा के उस गठबंधन की जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है और अब अगर ये कहें कि वो अंतिम सांसें गिन रहा है। जिस प्रकार के नेताओं के बयान आ रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि भाजपा और जसपा का गठबंधन कुछ दिन का मेहमान है। दूसरी खबर में आपसे चर्चा करेंगे उस पाटलिपुत्र की जो जयप्रकाश नारायण की धरती है और वो धरती जिसने 1977 में संपूर्ण क्रांति देखी थी और वो एक अब नया इतिहास लिखने की तरफ संभवतः अग्रसर हो रही है। तीसरी खबर में आपसे चर्चा करेंगे पहलवानों की कि जिनकी राजनीति है कि अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और चौथी खबर में आपसे चर्चा करेंगे 7 समुंदर पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित किया गया जो। तो इन खबरों पर हमारी मुख्य आपसे वार्ता रहेगी, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन प्राइम टाइम में बढ़ने से पहले आपके साथ उन सुर्खियों पर नज़र डालते हैं जो प्रमुख खबरें हैं। तो प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा है कि देश को और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत पर भरोसा है, भाजपा को मिलकर हराएंगे। यानी कि मोहब्बत की दुकान उन्होंने महागठबंधन की बैठक में भी खोली। दूसरी खबर असम से है जहां पर बाढ़ के हालात दिनों दिन बद से बदतर हो रहे हैं। तामलपुर कुमारी कांटा इलाके में बना पुल बाढ़ और बारिश की वजह से बह गया। और तीसरी खबर महाराष्ट्र से है कि आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने नोटिस दिया है। उनको सोमवार को तलब किया गया है पूछताछ के लिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत पर विवाद हुआ है और सरकार ने इस पर हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। तो शुरू करते हैं प्राइम टाइम में उन खबरों का सिलसिला जिनसे के साथ आपसे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हरियाणा की राजनीति से करते हैं। दोस्तों सियासत एक ऐसा मंत्र है कि जो रोज नया गुरु मंत्र दे जाता है और सियासत में कब क्या हो जाए इसकी वानगी भर ये है कि गठबंधन कब टूटे और कब दोबारा नए बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा एक चुनाव ख़त्म नहीं होता और दूसरे चुनाव की रणनीति बनाने में जुट जाती है। ये पार्टी एक कदम आगे सोचकर चलती है और इस समय हरियाणा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान खासकर जब से अमित शाह की सिरसा रैली हुई उसके बाद से ज़्यादा सतर्क हो गया है। बुधवार को हरियाणा के सियासी हालात पर चर्चा भी की गई, मैंने आपको पहले भी बताया था। और दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चर्चा चली और जिस चर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की तैयारियों के साथ उतरें। इस बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थे तो प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव भी थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी थे तो हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी के कई और नेता भी शामिल थे। वैसे आपको बता दें कि सिरसा रैली के बाद हालांकि सक्रिय तो भारतीय जनता पार्टी विप्लव देव जब से हरियाणा के प्रभारी बने हैं तब से ही काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है, चाहे वो गठबंधन की बात को लेकर के हो या फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतारने को लेकर हो। लेकिन जो अमित शाह की सिरसा रैली हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता ज़्यादा नज़र आ रही है और रैली के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने हाईकमान को अपना फीडबैक भी दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी उस फीडबैक के आधार पर गठबंधन की राजनीति कैसे हो इस पर अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया है। जो हरियाणा के भाजपा प्रभारी हैं विप्लव देव, उन्होंने भाजपा हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है और हाल ही में कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि 30 जून के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन पर फैसला ले लिया जाएगा। और इसी के साथ ही निर्दलीय विधायकों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो अब इंतज़ार करना होगा 30 जून का, यानी कि ये समझे कि 30 जून को क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन के रिश्ते की डोर में बंधे हुए हैं वो डोर टूट जाएगी या अभी उसमें कोई गांठ लगेंगी। यानी कि ये डोर चलती रहेगी और या फिर गठबंधन टूट सकता है। और अगर ये गठबंधन टूटता है तो दोनों ही पार्टियों का प्लान बी क्या होगा,
क्योंकि जब तक गठबंधन में है तब तक कुछ कह नहीं सकते, और इस पर भी चर्चाएं जो हैं वो 30 जून के बाद की जाएंगी कि आखिर क्या होता है उनका नया प्रारूप गठबंधन से टूटने के बाद। दोस्तों, आपको बताते हैं कि रिश्तों की डोर मजबूत करने के लिए आज यानी कि शुक्रवार को यानी कि 23 जून को बिहार की ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की धरती पूरी तरह से तैयार थी एक नई इबारत लिखने के लिए, और इसके साथ ही बिहार एक बार फिर से देश में विपक्षी एकता की धुरी बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार हुआ। सियासी महाकुंभ हुआ, और इस सियासी महाकुंभ के अंदर मेहमानों के जोरदार स्वागत की जो योजना बनाई थी सुशासन बाबू ने, वो भी काबिले गौर थी। सुशासन बाबू के नेतृत्व में, सुशासन बाबू की अगुवाई में मानो कि पूरे बिहार का प्रशासन शासन अपने उन नेताओं के खैर मकदम में जुटा हुआ था जो मोदी की सत्ता को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी दलों की इस बैठक में कांग्रेस भी थी, वाम दल भी थे, ममता के प्रतिनिधि भी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग भी थे। और वो सभी लोग कहने के लिए तो ये था कि अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर एक बार मंच पर इकट्ठे हुए हैं, और बैठक का लक्ष्य ये था कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को किस प्रकार चुनौती दी जाए। इस बैठक के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का जमावड़ा था विपक्षी नेताओं का, उसमें 16 दलों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। और आपको ये बता दें कि इससे पहले बिहार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विपक्ष एकजुट रहा है। वर्ष 1976 में केंद्र की कांग्रेस की सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ छोटे बड़े दलों को एकजुट करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक प्रयोग किया था, और उस प्रयोग को सार्थक किया था बिहार की सरजमी ने। नतीजा ये निकला था कि क्रांति दल जैसी सीमित जनाधार वाली पार्टी के महामाया प्रसाद से तत्कालीन सीएम केवी सहाय चुनाव हार गए थे। वहीं 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और जेपी की आंदोलन की वो जमीन जो जेपी के आंदोलन की साक्षी रही, उस धरती पर दलों की सारी सीमाएं टूट गई थी। लेकिन इन विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही मतभेद के स्वर भी गूंजने लगे हैं। मैं आपको जिक्र कर रहा हूं 1977 में जब संपूर्ण क्रांति की बात चली थी, जिसके अंदर के विपक्षी दल अपने सब मान मर्दन को भूलकर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जो आज मोदी की सत्ता को चुनौती देने की सोच रहे हैं, उन नेताओं में कहीं एकजुटता नहीं है, उनमें मतभेद के स्वर सामने आते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जो सरकार है, वो दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का समर्थन मिलने या ना मिलने पर किसी भी समय बैठक छोड़ने की धमकी के साथ उस महागठबंधन की बैठक में शामिल हुई। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पटना तो पहुंच गए, नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। हालांकि विपक्षी एकता की इस बैठक से पहले पटना में अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री वाले पोस्टर ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया। वैसे इस पर आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए ये कहा कि यह पोस्टर उन्होंने नहीं लगवाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वैसे आपको एक बात बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल या उनके साथ आजकल भगवंत मान साथ होते हैं, वो कहीं भी जाएं, चाहे वो आज बिहार गए हों और वहाँ पोस्टर लगे हों, या उससे पहले वो राजस्थान गए हों जहाँ उन्होंने आरोप लगाए हों कि अशोक गहलोत ने उनकी रैली स्थल पर पोस्टर लगवा दिए हैं। खैर, आरोपों की राजनीति आम आदमी पार्टी बड़ी कुशलता से करती है। लेकिन बात चल रही है महागठबंधन की। तो जब आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे जिन पर लिखा था कि अरविंद केजरीवाल भावी प्रधानमंत्री, तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बता दिया। वो बंगाल में धरने पर बैठे हैं, और मामला है पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा करने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का जो आरोप लगा रहे हैं अधीर दादा। और बैठक को लेकर ममता दीदी का ये कहना है कि हम एक परिवार की तरह साथ मिलकर लड़ेंगे, भाजपा से लड़ेंगे तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं एक और दीदी भी हैं इस देश के अंदर, यानी कि जिनको बहन जी कहते हैं, मायावती। अब मायावती जी कहती हैं कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहेंगे। बहन मायावती ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक के बाद, एक रैली के बाद, एक सभा के बाद लगातार 4 ट्वीट करके सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार पर हमला बोला था।
और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाया जाना दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए इस कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करता है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक झंडाबरदार जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता को बहुत ज़रूरी बताते हुए इस दिशा में नीतीश बाबू की पहल को बहुत सार्थक बताया है और उसका समर्थन किया है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी निजी कारणों के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हैं, लेकिन इस बैठक ने देश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर रखी है। अलग अलग सुर सही, लेकिन एक मंच पर इकट्ठा जरूर हुए हैं और इसका श्रेय जाता है नीतीश कुमार को। परिणाम क्या होगा महागठबंधन की इस बैठक का, ये तो समय बताएगा, लेकिन मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए जिस प्रकार नीतीश कुमार ने जमावड़ा इकट्ठा किया है, एक संदेश तो जरूर देता है और एक संदेश देता है पहलवानों की आपसी लड़ाई भी। तो जो पहलवानों का आपसी संघर्ष है वो इस समय भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में जो पहलवान धरने पर बैठे थे, हालांकि उन्हें इस पूरे मामले में इंसाफ की दरकार है, वो इंसाफ के इंतजार में हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए, इन पहलवानों के लिए एक राहत की खबर जरूर आ गई है। धरने पर बैठे इन खिलाड़ियों के लिए आने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले की प्रतियोगिता कर दिया गया है। पहलवान खिलाड़ियों को दोनों ही कंपटीशन के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी। इन खिलाड़ियों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र को शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लेने से छूट मिली है और इसके अलावा ये खिलाड़ी 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे। गौरतलब है कि ये खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, इसलिए इनको पहलवानी की तैयारी करने का समय नहीं मिल सका था और इसलिए सभी ने खेल मंत्रालय से परमिशन मांगी थी। हालांकि इन खिलाड़ियों को राहत मिलने के बाद खिलाड़ी योगेश्वर दत्त समेत कई दूसरे खिलाड़ियों के परिवार वाले भड़क रहे हैं। जो खिलाड़ी धरने में नहीं थे, उनके परिवार वालों का कहना है कि यह फैसला पक्षपाती है। उन लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे पूरे साल मेहनत करें और उन्हें पूरे ड्रा से गुजरना पड़े और इन खिलाड़ियों को सिर्फ एक मुकाबले में ही खुश करना होगा। यह लोग तो बस मलाई खाना चाहते हैं। पहलवानों का यह विवाद दिनों दिन दोस्तों गहराता जा रहा है और देखते ये हैं कि अब ये जो नया विवाद है ये क्या रंग लाएगा, ये क्या नया रंग दिखाता है। तो हरियाणा की राजनीति, पहलवानों की राजनीति और महागठबंधन की राजनीति, और अब इसके बाद बात करेंगे उस राजनीति की जो 7 समुंदर पार से आने वाली है, क्योंकि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। आज से 22 साल पहले वो वक्त भी था जब नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इस देश ने, यानी कि अमेरिका ने, इनकार कर दिया था और आज उसी देश में वहीं के सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ मची हुई थी। भारत और अमेरिका संबंधों के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा तकनीक समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। साझा बयान भी जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई और आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। तो वो मुद्दे हैं कि अमेरिका परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु व अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास शुरू करेगा। भारत सिएटल में अपना मिशन स्थापित करेगा और गौरतलब है कि दिल्ली स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास दुनिया भर में अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक मिशन में से एक है। पीएम मोदी ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के सहयोग को बढ़ाने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। मोदी ने कहा कि कौशल विकास भारत के लिए पहली प्राथमिकता है और हमें कुशल कार्यबल बनाने के लिए समर्पित, जो उद्यम और मूल्य सृजन को बढ़ावा दे सके, के लिए तत्पर हैं। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला भी किया। नासा और इसरो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने पर भी सहमत हो गए हैं। दोनों एजेंसियां इस साल मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए रणनीतिक खाका भी तैयार कर रही हैं। तो वहीं अमेरिका नवीनीकरण HLB वीज़ा की शुरुआत भी जल्दी ही करेगा। यह फैसला देश भर में रह रहे हजारों भारतीय पेशेवरों को मदद करेगा। उन्हें अपने कार्य
यानी कि वीज़ा के लिए नवीनीकरण के लिए स्वदेश की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यह सुविधा कुछ खास तरह के अस्थायी वर्क वीज़ा आवेदनों पर लागू होगी। इन अहम मुद्दों पर सामरिक साझेदारी से दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अमेरिका की यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री भारत आएंगे, उसके बाद चर्चाएं होंगी कि आखिर भारत को क्या मिला और भारत और अमेरिका किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखती हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।